13 दिसंबर 2013 को इंदौर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने 3 लोगों को मौत की सजा सुनाई। वो 3 लोग थे नेहा वर्मा, राहुल चौधरी और मनोज। नेहा वर्मा, जिसकी उम्र सिर्फ 23 साल थी। इंदौर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ऐसा पहली बार हुआ था जब किसी औरत को फांसी की सजा सुनाई गई थी। हमारे भारत में बहुत कम बार ऐसा होता है जब किसी को फांसी की सजा सुनाई जाती है, या फिर ऐसा समझिए कि फांसी की सजा सिर्फ रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट केसेस में दी जाती है। नेहा वर्मा ने अपनी मौत की सजा को उम्र कैद में बदलने की काफी कोशिश की, लेकिन कोर्ट ने इसकी अर्जी को खारिज कर दिया। तो आखिर एक 23 साल की लड़की ने ऐसा क्या कर दिया था जिसके लिए फांसी से नीचे कोई सजा ही नहीं थी? तो आइए आज हम इस केस को गहराई से जानते हैं। यकीन मानिए, पूरी कहानी सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, और मेरा दावा है ये कहानी सुनने के बाद आपको भी इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, मगर इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको जरूर सब्सक्राइब करें। साल 2011 में बैंक मैनेजर निरंजन देश पांडे ने इंदौर के श्रीनगर कॉलोनी में एक फ्लैट किराए पर लिया। इस फ्लैट में इनकी पत्नी मेघा देश पांडे, इनकी बेटी अश्लेषा देश पांडे और साथ ही इनकी सास रोहिणी रहा करते थे। पत्नी मेघा देश पांडे ने एक कॉस्मेटिक कंपनी की मेंबरशिप ले रखी थी और बेटी अश्लेषा देश पांडे इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही थी। ये फैमिली शहर में अभी नई नई थी और इन्हें शिफ्ट हुए यहाँ बस 2 हफ्ते हुए थे। 19 जून 2011 को उसी फ्लैट में रहने वाली दीप्ति मेघा देश पांडे के घर से होकर गुजर रही थी। तभी उसने देखा कि मेघा देश पांडे का घर बाहर से बंद था और घर के चारों तरफ खून से सने पैरों के धब्बे थे। दीप्ति ये सब देखकर घबरा जाती है और तुरंत मकान मालिक को इस बात की खबर देती है। मकान मालिक विशाल पांडे तुरंत इस बात को सुनते ही मौके पर पहुंच गए। उन्होंने घर में काफी आवाज लगाई, लेकिन काफी देर तक आवाज लगाने के बावजूद भी अंदर से कोई जवाब नहीं आ रहा था। अब विशाल पांडे ने खिड़की से घर के अंदर झांका और घर के अंदर झांकते ही इनकी चीखें निकल गईं। घर के अंदर का मंजर बेहद ही दर्दनाक था। घर के अंदर खून में लहूलुहान 3 लाशें पड़ी थीं। मकान मालिक घबराते हुए तुरंत इस बात की खबर पुलिस स्टेशन में देते हैं। जैसे लोगों को इस बात की खबर पता चली, वैसे इनके घर के आगे लोगों की भीड़ जमा हो गई। एक ही परिवार की 3 पीढ़ियां खत्म हो गई थीं। जिसने भी इस बात को सुना वह अंदर तक सहम गया था। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये शहर में नए नए शिफ्ट हुए थे, तो फिर भला इनके दुश्मन कौन ही होंगे। खैर, कुछ देर में पुलिस भी घटना स्थल पर पहुंच जाती है। पुलिस ने भी घर के अंदर का मंजर देखा तो पुलिस के भी पैरों तले जमीन खिसक गई। पुलिस भी सोच में पड़ गई कि कोई किसी को इतनी क्रूरता से कैसे मार सकता है। घर के अंदर हर जगह पर बस खून ही खून था। इन लाशों को देखकर पुलिस को एक चीज तो कंफर्म हो गई कि मेघा देश पांडे को सर में गोली मारकर मारा गया था और वहीं मां रोहिणी और बेटी अश्लेषा को चाकू से मारा गया था। बाद में इनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला कि इन तीनों के शरीर पर 70 से भी ज्यादा बार वार किया गया था। कोई भी इंसान किसी को भी इतनी बेरहमी से कैसे मार सकता है। घर का हाल देखकर ये चीज तो कंफर्म थी कि यह हत्या चोरी के इरादे से की गई थी। घर से सारी ज्वेलरी, इनके फोन्स, कैमरा और यहाँ तक कि अश्लेषा और मेघा देश पांडे के ATM कार्ड भी गायब थे। कुल मिलाकर हत्यारों ने 5 लाख की ज्वेलरी और साथ ही करीब 1,50,000 रुपए चुरा लिए थे। पुलिस को ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा कि किसी दुश्मनी में किया गया कोई कांड है, क्योंकि ये सब इस सिटी में नए थे और इनकी ज्यादा जान पहचान भी नहीं थी। और जिस तरह से इन हत्याओं को अंजाम दिया गया था, उसे देखकर लग रहा था कि जैसे किसी कॉन्ट्रैक्ट किलर का काम हो। मरने वालों के शरीर पर 2 अलग अलग चाकुओं के निशान थे और मेघा को गोली मारी गई थी। इसका साफ साफ मतलब था कि हत्यारे घर पर 2 चाकू और एक पिस्टल लेकर आए थे। उन हत्यारों का मोटिव चोरी के साथ हत्या करना भी था। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को घर से 2 बुलेट शेल्स मिले, मतलब पिस्टल से 2 बार गोली चलाई गई थी। एक गोली तो मेघा की बॉडी में मिली, लेकिन दूसरी गोली अभी भी गायब थी। और साथ ही पुलिस को घटना स्थल से एक बड़ा सबूत मिला। मरने वाले लोगों के खून के अलावा घर में चारों तरफ खून से लिपटे पैरों के निशान फैले हुए थे। इन निशान को देखकर पुलिस को लगा कि शायद ये खून के निशान हत्यारे के होंगे, जो हत्या के दौरान जख्मी हो गया होगा। इन खून के धब्बों को निकालकर जांच करने के लिए फोरेंसिक लैब भेज दिया गया और जल्द ही इन खून के धब्बों की फोरेंसिक रिपोर्ट आई और पुलिस का अंदाजा बिल्कुल सही बैठा। वो खून मरने वाले तीनों लोगों से मैच नहीं हुआ, मतलब ये खून हत्यारे का था। ये सबूत पुलिस के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट था।
पुलिस ने क्या किया कि उसने अपने आसपास जितने भी हॉस्पिटल थे उन सभी को अलर्ट कर दिया, क्योंकि हत्यारे को लगने वाला घाव बहुत ज्यादा था एंड उसे इलाज के लिए तो जाना ही था। खैर, एक फैमिली की 3 पीढ़ियां खत्म हो गई थी और पुलिस पर काफी दबाव था। उन्हें जल्द से जल्द इस केस को सॉल्व करके क्रिमिनल्स को पकड़ना था। अब पुलिस ने पड़ोसियों से पूछताछ की। पड़ोसियों ने बताया कि उन्होंने आखिरी बार उनके घर से एक लड़की को बाहर आते हुए देखा था। पुलिस ने इस बात को नोट कर लिया। अब पुलिस मेघा और अश्लेषा देशपांडे के कॉल डिटेल्स खंगालती है। जांच के दौरान एक कॉल डिटेल्स में उन्हें एक अननोन नंबर पर शक होता है। वो नंबर इनकी फैमिली के किसी भी मेंबर का नहीं था। इस नंबर से हत्या से पहले और हत्या वाले दिन भी बात हुई थी। अब पुलिस को इस नंबर पर शक होता है और पुलिस इस नंबर को ट्रेस करके उसकी लोकेशन निकालती है। तो पुलिस को पता चला कि 19 जून 2011 को, यानी कि जिस दिन हत्या हुई थी, उस शाम ये नंबर देशपांडे फैमिली के घर पर ही था। ये सबूत लिटरली इस केस को सॉल्व करने के लिए बहुत मदद करने वाला था। जब इस नंबर की कॉल डिटेल्स निकाली गई तो पता चला कि ये नंबर नेहा वर्मा नाम की एक लड़की का है। अब पुलिस इसकी डिटेल्स निकालती है तो पता चलता है कि नेहा वर्मा सेल्स गर्ल का काम करती है। पुलिस ने इस पर नजर रखना शुरू किया। 19 जून को ये हत्या हुई थी। इसके 3 दिन बाद, यानी कि 22 जून 2011 को नेहा वर्मा एक एटीएम से पैसे निकालने के लिए गई थी। एटीएम से निकलते ही इंदौर पुलिस ने नेहा वर्मा को अरेस्ट कर लिया। पुलिस को देखते ही नेहा वर्मा के होश उड़ गए। जब पुलिस ने उससे पूछताछ की तब भी ये घबराई हुई लग रही थी। पुलिस को इस पर शक हुआ। फिर पुलिस ने इसकी तलाशी ली और फिर तलाशी के दौरान जो कुछ मिला उससे केस सॉल्व हो चुका था। पुलिस को तलाशी में नेहा वर्मा के पास से एक एटीएम कार्ड मिला जिस पर अश्लेषा देशपांडे का नाम था। ये कार्ड अश्लेषा देशपांडे का था जिसे हत्यारे हत्या के बाद चुरा ले गए थे। ये पुलिस के लिए बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू था। अब पुलिस ने तुरंत नेहा को अरेस्ट कर लिया एंड अब उससे पूछताछ शुरू हुई और पूछताछ में नेहा ने पुलिस को हत्या की पूरी कहानी सुनाई। 21 साल की नेहा पेशे से एक सेल्स गर्ल थी और उसका एक बॉयफ्रेंड भी था जिसका नाम था राहुल। नेहा को बचपन से ही अमीर बनने का शौक था। नेहा को पैसों से बहुत प्यार था। उसे बिना किसी मेहनत के और जल्द से जल्द पैसे कमाने थे। नेहा पैसे के लिए कुछ भी, लिटरली कुछ भी कर सकती थी। खैर, 16 जून 2011 को देशपांडे का पूरा परिवार एक मॉल में घूमने आया और उसी मॉल में नेहा सेल्स गर्ल का काम किया करती थी। उसी मॉल में पहली बार नेहा वर्मा की नजर मेघा देशपांडे पर पड़ती है। मेघा ने उस वक्त काफी ज्यादा गहने पहन रखे थे। मेघा की ज्वेलरी को देखकर तभी नेहा की नीयत खराब हो गई थी। मॉल में टकराते हुए नेहा ने अपनी मीठी मीठी बातों में मेघा को फंसा लिया एंड मेघा का नंबर ले लिया और अच्छे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट घर तक पहुंचाने की बात की। मेघा ने बिना किसी प्रॉब्लम के नेहा को अपना नंबर और घर का एड्रेस दे दिया। मेघा को नेहा से कोई डर नहीं था क्योंकि नेहा उसकी बेटी अश्लेषा की उम्र की थी और मेघा की ये छोटी सी गलती इनकी जिंदगी की सबसे बड़ी और आखिरी गलती बन गई। नेहा के मन में पैसों के लिए पहले से ही लालच था और वो पैसों के लिए कुछ भी कर सकती थी। नेहा को मेघा एक अमीर घर से लगी तो उसने अपने बॉयफ्रेंड राहुल के साथ मिलकर एक प्लान बनाया। राहुल पहले से ही छोटी मोटी चोरियों के मामले में जेल भी जा चुका था और राहुल ने इस कांड में मनोज नाम के एक शख्स को भी जोड़ लिया था। मनोज को इसलिए जोड़ा गया था क्योंकि मनोज के पास एक पिस्टल थी। मतलब ये लोग सिर्फ चोरी के इरादे से नहीं गए थे बल्कि कत्ल के इरादे से गए थे। नेहा को ये पता था कि औरतें दिन में अकेली घर पर रहती हैं, इसलिए 19 जून 2011 को नेहा ने मेघा को कॉल करके अपने आने की बात बताई और फिर ये तीनों प्लान के मुताबिक मेघा के घर पर चले गए। घर पहुंचते ही मेघा ने नेहा को देखकर दरवाजा खोला, लेकिन नेहा के साथ मनोज और राहुल भी घर के अंदर जबरदस्ती घुस गए। मेघा इसका काफी विरोध कर रही थी, लेकिन इसके बावजूद तीनों घर के अंदर घुस गए और इसी हाथापाई में मनोज ने मेघा पर चाकू से हमला किया और राहुल ने मेघा पर गोली चलाई। गोली चलाते समय तभी गलती से एक गोली राहुल के पैर में चल गई और जब पुलिस को इन्वेस्टिगेशन के दौरान खून के जो धब्बे मिले थे वो किसी और के नहीं बल्कि राहुल के ही थे। गोली की आवाज सुनकर अंदर से रोहिणी और अश्लेषा दौड़ते हुए आए और फिर इन तीनों ने उन दोनों को भी चाकुओं से हमला करके मार दिया और मारने से पहले इन्होंने अश्लेषा को धमकाकर एटीएम का पासवर्ड भी पूछ लिया। खैर, सिर्फ 15 मिनट में इन्होंने इस पूरे कांड को अंजाम दिया था और फिर इस कांड को करने के बाद वो तीनों वहां से फरार हो गए। राहुल दर्द से काफी तड़प रहा था क्योंकि उसके पैर में गोली लगी थी। वो नेहा को हॉस्पिटल ले जाने की काफी रिक्वेस्ट करता है पर फिर भी नेहा उसे हॉस्पिटल जाने से मना कर देती है।
क्योंकि अगर राहुल हॉस्पिटल जाता तो इन तीनों का भांडा तभी फूट जाता। 2 दिनों तक राहुल ऐसे ही तड़पते रहता है, लेकिन जब उससे दर्द कंट्रोल नहीं होता तो वो 21 जून 2011 को हॉस्पिटल चला जाता है और वहां पर फेक रिपोर्ट लगाकर हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है। नेहा की बातें सुनकर पुलिस ने राहुल को हॉस्पिटल से उठा लिया और मनोज को उसके घर से। बाद में ये चीज भी कंफर्म हो गई कि जो गोली राहुल के पैर में मिली थी और जो गोली मेघा के सर में मिली थी वो दोनों एक ही पिस्टल से चली थी। इन तीनों के घर से पुलिस को कुछ कपड़े भी मिले जिन पर खून के धब्बे थे। यानी कि अब ये कंफर्म हो गया कि उन तीनों बेकसूरों को इन्हीं तीनों ने मारा था और इस केस की मेन सस्पेक्ट नेहा वर्मा को बताया गया। नेहा की जल्द अमीर बनने की ख्वाहिश ने और चंद पैसों की लालच ने 3 मासूमों को मार दिया था। इस केस को कोर्ट ने बहुत ही रेयर केस माना और तीनों अपराधियों को मौत की सजा सुनाई। एंड आई एम रियली हैप्पी अबाउट इट, क्योंकि हमारे देश में ज्यादातर फांसी की सजा नहीं सुनाई जाती, लेकिन कोर्ट ने इन तीनों दरिंदों को बहुत अच्छा फैसला सुनाया था। और शायद इंडिया का पहला ऐसा केस है जिसमें अपराधियों को एक बार नहीं बल्कि 3-3 बार फांसी की सजा सुनाई गई थी। तो दोस्तों, ये थी देशपांडे फैमिली मर्डर केस की पूरी कहानी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो इसको लाइक और कमेंट्स करके जरूर बताएं और आगे ऐसी कहानियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।